मैं जियान फैन से शादी करने के बजाय मरना पसंद करूंगी। जू यिनिंग ने 3 फुट की हरी तलवार अपनी गर्दन पर पकड़ रखी थी, उसके गालों पर शिकायत के आंसू बह रहे थे। हॉल में कबीले के कई सदस्यों के साथ हंगामा मच गया। यिनिंग, आवेगशील मत बनो, यह मेरी गलती है, मुझे तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहिए था। जू झेंगियान इतना डर गया था कि उसका दिल गले में अटक गया था और वह उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। 10 साल पहले जियान फैन के पिता ने ओल्ड मास्टर जू की जान बचाई थी। कृतज्ञता के कारण बूढ़े स्वामी ने वादा किया कि आप दोनों 18 वर्ष की आयु में विवाह करेंगे। यदि आप सगाई तोड़ देंगे तो लोग कहेंगे कि हम कृतघ्न हैं। अब जब आप अंततः ग्रीन क्लाउड संप्रदाय द्वारा देखे गए हैं और एक सच्चे शिष्य बनने के लिए तैयार हैं, अगर उन्हें इसके बारे में पता चलता है और कोई बुजुर्ग नाखुश होता है तो आपकी शिष्य योग्यता रद्द की जा सकती है। जू यिनिंग के चेहरे के भाव बदल गए और उसने पैर पटकते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है, मैं जियान फैन से शादी नहीं करूंगी और मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं खो सकती। पिताजी, मेरे लिए कुछ सोचो। जू झेंगियान को भयंकर सिरदर्द हो रहा था, उसकी आंखें अनजाने में कोने में जियान फैन की ओर देख रही थीं। सुंदर रूप, लंबा और पतला, शांत और अंतर्दृष्टिपूर्ण आंखों वाला, सुंदर और उदासीन आभा बिखेरता हुआ, वह एक सुंदर युवक था। दुख की बात है कि वह मूक था। इसके अलावा एक मूक जिसका कई बार परीक्षण किया गया था लेकिन उसके पास कोई स्पिरिट रूट नहीं था। दूसरी ओर उनकी बेटी 6ठी कक्षा की स्पिरिट रूट प्रतिभा थी, जिसे ग्रीन क्लाउड संप्रदाय के बुजुर्गों का समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने उसे असीमित भविष्य के साथ एक सच्चे शिष्य के रूप में स्वीकार करने की योजना बनाई थी। एक आकाश में था, दूसरा पृथ्वी पर, पूरी तरह से अलग दुनिया में। पति, अगर कोई और रास्ता नहीं है तो यिनिंग के स्थान पर योरान को शादी करने दो। उनकी पत्नी वांग यनफेंग, जो उनके साथ थी, असहाय होकर आहें भरने लगी। जू कबीले के सभी सदस्यों की आंखें भीड़ के पीछे जू योरान की ओर चली गईं। हरे रंग की पोशाक में शांत स्वभाव वाली एक सुंदर युवा लड़की। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि लोग उससे अपनी नजरें नहीं हटा सकते थे। एक बड़ी बहन के रूप में वह अपनी छोटी बहन जू यिनिंग की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक उपपत्नी से पैदा हुई थी और जू यिनिंग की तुलना में जू परिवार में उसका दर्जा बहुत कम था। वांग यनफेंग द्वारा जू योरान को अपनी बेटी के स्थान पर मूक व्यक्ति से शादी करने का सुझाव देना जू परिवार के कई लोगों के लिए असहनीय था। जू योरान जैसी खूबसूरत महिला जियान फैन जैसे मूक व्यक्ति से शादी करके अपना जीवन बर्बाद कर लेगी। पिताजी, मैं बस आपके साथ आपकी सेवा करना चाहता हूँ, कृपया मेरी शादी मत कर देना। ये सुनकर जू योरियन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। अपने लाल होठों को काटते हुए उसने असहाय होकर विनती की, लेकिन जू झेंगियान ने उसकी नज़र को नज़रअंदाज कर दिया और उसके कंधों को गंभीरता से पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। योरान, हमारा जू परिवार 100 वर्षों से पतन की ओर अग्रसर है। आपकी बहन जैसी प्रतिभाशाली लड़की को पैदा करने में हमें बहुत समय लगा। जू परिवार का भविष्य उस पर निर्भर है। इसे अपने पिता की विनती समझो। अपनी बहन के स्थान पर जियान फैन से शादी करो। उसे अभी भी झिझकते हुए देखकर जू झेंगियान ने अपने दांत पीस लिए और घुटनों के बल बैठ गया। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे पिता घुटने टेकें और तुमसे विनती करें? जू योरान चौंक गया और घबराहट में उसने तुरंत उसकी मदद की। पिताजी, ऐसा मत करो, मैं शादी करूंगी, मैं शादी करूंगी, क्या ये पर्याप्त नहीं है? जैसे ही वह सहमत हुई, उसकी आंखें शिकायत से भर गईं। तभी जू झेंगियान सीधा खड़ा हुआ, उसकी छाती में वर्षों से लटका हुआ भारी पत्थर अंततः नीचे रख दिया गया। उसने राहत भरी मुस्कान प्रकट की और जियान फैन की ओर देखा। फैन, तुम क्या सोचते हो? जियान फैन कोने में शांति से बैठा हुआ आराम से चाय की चुस्की ले रहा था। ये सुनकर उसने अपनी आंखें उठाईं। उसने जू योरान की ओर देखा, जो आंखों में आंसू के साथ चुपचाप अपना सिर झुका रही थी और अपने दिल में चुपचाप आह भरी, बहुत दयनीय, उसके अपने परिवार द्वारा गणना की जा रही थी। जू परिवार ने कभी भी अपनी प्रतिभाशाली बेटी जू यिनिंग की शादी जियान फैन से करने का इरादा नहीं किया था। उन्होंने हमेशा से जू योरान को बलिदान के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। जू यिनिंग की घातक धमकी से लेकर वांग यनफेंग द्वारा प्रतिस्थापन का प्रस्ताव, जू झेंगियान की भावनात्मक अपील तक, ये सब पूर्व व्यवस्थित था। शुद्ध और दयालु जू योरान आसानी से इसके झांसे में आ गए और प्रतिस्थापन के लिए सहमत हो गए। इतनी बेचारी लड़की जियान फैन, उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? उन्होंने वह कागज और कलम उठाया जो वे हमेशा अपने साथ रखते थे और एक नोट लिखा। चाचा, योरान को परेशान मत करो। जू मेंशन ने 10 वर्षों तक मेरी देखभाल की है, जो मेरे पिता का जीवन रक्षक ऋण चुकाता है। चलो आज सगाई रद्द कर देते हैं। जू योरान पर विचार किए बिना भी जियान फैन ने सगाई रद्द करने का इरादा किया था। 10 साल पहले जब उन्होंने ओल्ड मास्टर जू को बचाया था, तब से वे जू हवेली में रह रहे थे। 3 साल पहले उनके पिता की मृत्यु के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, जू परिवार ने धीरे धीरे उनसे दूरी बना ली। जियान फैन समझ गया कि जू परिवार का धैर्य खत्म हो गया है। यदि उन्हें ये चिंता न होती कि सगाई तोड़ने से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा,
तो उन्होंने जियान फैन को बहुत पहले ही जू हवेली से बाहर निकाल दिया होता। अब उसके जाने का समय हो गया था। उसका नोट पढ़ने के बाद जू झेंगयान को उत्साह की लहर महसूस हुई। जू हवेली में रहने वाले जियान फैन ने जू झेंगयान को जियान परिवार पर बकाया भारी कर्ज की लगातार याद दिलाए। दिन ब दिन, साल दर साल ये जू झेंगयान के गले में कांटे की तरह था, जिसे निकालना असंभव था। अब जब वह जाना चाहता था तो ये सबसे अच्छी खबर थी। अप्रत्याशित रूप से वांग यनफेंग ने ईमानदारी से कहा, प्रशंसक, ये कैसे हो सकता है? सगाई पुराने मालिक ने की थी। उसकी इच्छा के विरुद्ध जाने की हमारी हिम्मत कैसे हुई? अगर वह अपनी यात्रा से लौटता है और उसे पता चलता है कि हमने समझौता पूरा नहीं किया है, तो न तो आपके चाचा और न ही मैं इसका परिणाम भुगत सकते हैं। यदि आप वास्तव में पिछले 10 वर्षों से जू मैंशन की देखभाल की सराहना करते हैं, तो योरान से शादी करें और हम सभी एक परिवार बन जाएंगे। कबीले के कुछ चतुर सदस्यों ने वांग यनफेंग के असली इरादों को समझ लिया। वह जू योरान की शादी मूक जियान फैन से करना चाहती थी, जिससे उसकी जीवन भर की खुशी नष्ट हो जाए और इस तरह उसकी बेटी जू यिनिंग के लिए कोई भी खतरा खत्म हो जाए। जू योरान के उत्कृष्ट स्वभाव और बेजोड़ सुंदरता के कारण वह एक महान सुंदरी के रूप में दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। शक्तिशाली परिवारों के कई युवक उस पर लालच कर रहे थे। यदि उसने किसी शक्तिशाली परिवार में शादी की या किसी मजबूत व्यक्ति की पत्नी या उपपत्नी बन गई, तो वह निस्संदेह जू यिनिंग की प्रतिद्वंद्वी बन जाएगी। उसकी शादी जियान फैन से करके, जो एक बेकार मूक व्यक्ति है और जिसकी कोई आत्मा जड़ नहीं है, वे छिपे हुए खतरे को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। सचमुच क्रूर। जियान फैन ने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा और जू योरान को चुपचाप रोते हुए देखा, चुपचाप आह भरी, और सोचा, भले ही मैं आज उसकी मदद करूं, मेरे जाने के बाद वह वांग यनफेंग के चंगुल से बच नहीं पाएगी। उस समय उसका भाग्य एक मूक व्यक्ति से शादी करने से भी बदतर हो सकता है। वर्षों से जू योरान ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसके साथ दयालु व्यवहार करता था। जिस वर्ष उनके पिता का निधन हुआ, वे दुख के कारण गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे और 7 दिन और रात बिस्तर पर पड़े रहे। जू परिवार ने आंखें मूंद ली, लेकिन जू योरान 7 दिनों तक बिना सोए उसके बिस्तर के पास रहा और उसे स्वस्थ होने तक देखभाल करता रहा। वह इस पवित्र और दयालु लड़की को जू परिवार के दुख के गड्ढे में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सका। बहुत चिंतन के बाद उन्होंने असहाय होकर कलम उठाए और वांग यनफेंग को एक शब्द लिखा। ठीक है, वांग यनफेंग ने मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से कहा, योरान, जल्दी से जियान फैन को उसके कपड़े नापने के लिए ले जाओ। तुम दोनों 1 महीने में शादी कर लोगे। वह किसी भी अप्रत्याशित समस्या से बचने के लिए उनकी शादी कराने के लिए उत्सुक थी। जू योरान ने अपने आंसू पोंछे, उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं, और जियान फैन के पास आए, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बॉडोर में, यद्यपि इसे बॉडोर कहा जाता था, लेकिन यह नौकरानी के कमरे से थोड़ा ही बेहतर था, बहुत सरल था। जू योरान ने अपनी ड्रेसिंग टेबल की दराज खोली और एक कोने में छिपी एक छोटी थैली निकाली। अंदर विभिन्न आकार की टूटी हुई चांदी की वस्तुएं थीं। थोड़ा मुंह, तुम्हें सहमत नहीं होना चाहिए था, जू योरान ने आह भरते हुए कहा। वे वास्तव में नहीं चाहते कि तुम मुझसे शादी करो। वे नहीं चाहते कि उन पर कृतघ्न होने का लेबल लगाया जाए। एक बार जब मेरी बहन ग्रीन क्लाउड संप्रदाय में शामिल हो जाएगी, तो वे आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे और आपको छोड़ने के तरीके ढूंढेंगे। ओह, जियान फैन थोड़ा मुस्कुराया, आखिरकार वह इतनी भोली नहीं थी। जू योरान ने पैसों की थैली जियान फैन के हाथ में थमा दी और धीरे से कहा, ये पैसे ले लो और जू हवेली छोड़ दो, लोनली बोट सिटी छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह जीवन जियो। जियान फैन ने एक नोट लिखा, आपका क्या कहना है? जू योरान के होंठ कड़वी मुस्कान में बदल गए, यह मेरा घर है। चाहे वे मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार करें, मैं नहीं जा सकता। अचानक जब नौकरानियां स्टोर रूम से साटन लाने गईं तो उन्होंने उन्हें बकबक करते और हंसते हुए सुना। उसने घबराते हुए कहा, तुम्हें जल्दी जाना होगा, संकोच मत करो। लेकिन इस बिछड़ने के विचार से, जो शायद हमेशा के लिए हो सकता है, ताकि वे इस साथी को फिर कभी न देख सके जिसके साथ वह बढ़ी हुई थी। उसके हृदय में अकथनीय उदासी की लहर दौड़ गई और उसने भारी स्वर में कहा, बाहर अजनबियों पर आसानी से भरोसा मत करो, उनका खाना मत खाओ, उनका पानी मत पियो। इसके अलावा लोगों से बेतरतीब ढंग से बात न करें। अगर उन्हें पता चल गया कि आप मूक हैं, तो वे आपको धमकाएंगे। क्या तुम समझते हो, छोटे मूक? जैसे ही वह बोल रही थी, उसकी आवाज सिसकियों से दबने लगी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। जियान फैन आगे बढ़ी, धीरे से अपना सिर थपथपाया और धीरे से कहा, अब से तुम्हें मुझे पति कहना चाहिए। जू योरान ने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं, जैसे कि उसने कोई भूत देखा हो। अकलाते हुए कहा, तुम बोली, तुम मूक नहीं हो। जियान फैन ने उपहास करते हुए कहा, क्या मैंने कभी कहा कि मैं मूक हूँ? जू योरान का मन अस्त व्यस्त हो गया और वह हकलाते हुए बोली, तुम मूक होने का नाटक कर रही हो। क्यों? जियान फैन ने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए और चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगा।
क्षण बीत गए। साफ आसमान दो तेज धमाकों से गूंज उठा, जिससे जू हवेली में मौजूद सभी लोग चौंक गए और वे बाहर निकलकर चारों ओर देखने लगे। जू योरान भी अचानक हुई गड़गड़ाहट पर झिझकी और फुसफुसाते हुए बोली, 3 साल पहले की तरह अचानक कहीं से गड़गड़ाहट क्यों आ रही है? जियान फैन भाव शून्य रहा। यही कारण था कि उसने मुंह खोने का नाटक किया। उसके अंदर एक रहस्यमय बीज था और हर बार जब वह बोलता था तो बीज की आभा का एक निशान बच जाता था जो स्वर्गीय गड़गड़ाहट के क्रोध को बुलाता था। उनके पिता ने उन्हें बचपन से ही न बोलने की चेतावनी दी थी। 18 वर्षों तक उन्होंने अपने पिता की सलाह का सावधानीपूर्वक पालन किया, सिवाय तब जब उनके पिता का निधन हो गया। उस रात बिजली और गरज के साथ बारिश हुई और यह सुबह तक नहीं रुकी। उसकी आंखों में दुख देखकर जू योरान ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं अब और नहीं पूछूंगा। अपना सामान पैक करो और जल्दी से चले जाओ। अगर आंटी वान को पता चल गया कि आप हमेशा से मुंह खोने का नाटक कर रहे हैं तो उन्हें और भी संदेह होगा। जियान फैन ने पलटकर धीरे से उसका नाजुक हाथ पकड़ा और कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगी और तुमसे शादी करूंगी ताकि अब से तुम्हारी रक्षा कर सकूं। जू योरियन का चेहरा तुरंत शर्मा गया। आपकी रक्षा करें शब्द उसके कानों में गूंज उठे, जिससे उसका दिल बेवजह धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया और हल्के से डांटते हुए कहा, डींग मारना बंद करो, तुम्हारी आत्मा की जड़ मेरी जितनी भी अच्छी नहीं है। जियान फैन मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। उनके पिता ने उनकी मृत्युशैया पर बीज के बारे में सच्चाई का खुलासा किया था। यह अपार संभावनाओं वाली एक दिव्य वस्तु थी जिसे अंकुरित होने में 18 वर्ष लगे। अंकुरित होने पर मेजबान में परिवर्तनकारी परिवर्तन आएगा। आज उन 18 वर्षों का आखिरी दिन था। जियान फैन का कल भोर की पहली रोशनी के साथ पुनर्जन्म होगा। तब कोई मूक जियान फैन नहीं रहेगा, कोई बेकार जियान फैन नहीं रहेगा। उसने जू योरान को आत्मविश्वास से देखा और कहा, मुझ पर विश्वास करो। जियान फैन की आंखों में शांत और दृढ़ भाव देखकर जू योरान के दिल में एक गर्म धारा उमड़ पड़ी। उसकी मां की मृत्यु के बाद ये पहली बार था जब किसी ने कहा था कि वे उसकी रक्षा करेंगे। एक लंबे विराम के बाद उसने पैसे की थैली को वापस जियान फैन के हाथों में धकेल दिया। जियान फैन ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, उसे अभी भी उस पर विश्वास नहीं था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी, वह अभी भी मूक था, आत्मा की जड़ के बिना एक साधारण व्यक्ति था। लेकिन जब कल बीज अंकुरित हुआ, जू योरान ने उसकी ओर देखा, उसके गालों पर लालिमा थी और धीरे से कहा, इसे मुझसे शादी करने के लिए सगाई के उपहार के रूप में रखो। बूम! यह आकाश की गड़गड़ाहट नहीं थी, ये जियान फैन के दिल के अंदर था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई दिन आएगा जब कोई लड़की उससे शादी करने के लिए दहेज के रूप में अपनी जीवन भर की बचत की पेशकश करेगी। जियान फैन के दिल के चारों ओर अस्पष्ट भावनाएं उलझी हुई थीं। इससे उसे जू योरान को कसकर पकड़ने और उसकी अच्छी तरह से रक्षा करने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। तुम वहां किस लिए खड़े हो? जू योरान ने धीरे से अपने कपड़े साफ करते हुए अपना छोटा हाथ बढ़ाया और कोमलता से कहा, अंकल जियांग जीवन भर गरीबी में रहे और आपके लिए कोई धन नहीं छोड़ा। मुझे आशा है कि यह बचत आपकी मदद कर सकेगी। भले ही वह खुद एक कठिन जीवन जी रही थी, फिर भी वह जियान फैन के बारे में सोच रही थी। जियान फैन अब और पीछे नहीं हट सका और उसकी लचीली कमर को गले लगाते हुए उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उन्होंने फिर धीरे से कहा, शायद हमारे साथ आने का तरीका अप्रत्याशित था, लेकिन अंत सही होगा। सबसे अच्छी शादियां तब होती हैं जब आप सही व्यक्ति से मिलते हैं। और शायद जियान फैन को सही व्यक्ति मिल गया था। जू योरान का चेहरा शरद ऋतु के अंत में खुरमा की तरह लाल हो गया, उसका दिमाग खाली हो गया, उसका शरीर अकड़ गया। जियान फैन द्वारा उसे पकड़ने पर वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गई। काफी देर बाद वह घबराकर वहां से बाहर निकली और बोली, मैं कपड़े मापने जा रहा हूँ। उसकी पीछे हटती हुई आकृति को देखकर जियान फैन ने पैसे की थैली वापस मेज पर रख दी और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पत्नी से शादी करना इतना कंजूस कैसे हो सकता है? योरान, मैं तुमसे भव्य तरीके से शादी करूंगा। गड़गड़ाहट, हेवनली थंडर के 2 और बोल्ट लगातार फट गए। जियान फैन ने गुस्से से आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, आगे बढ़ो और दहाड़ो, आज रात के बाद तुम्हारे पास कोई और मौका नहीं होगा। पिछवाड़े में वांग यंगफैन के शयन कक्ष में, चाची, आप अपने चचेरे भाई योरान की शादी उस बेकार जियान फैन से कैसे कर सकती हैं? लू झेंग, जो 10 साल तक जू हवेली में भी रहा था, चिंता से भरे चेहरे पर वांग यंगफैन के सामने घुटनों के बल बैठ गया। कृपया अपना निर्णय वापस लें और मेरे चचेरे भाई से शादी करें। वांग यंगफैन का भतीजा लू झेंग बुद्धिमान और प्रतिभाशाली था। वह 3री कक्षा का आध्यात्मिक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, इसलिए वांग यंगफैन उसे छोटी उम्र से ही पालन पोषण करने के लिए जू हवेली में ले आए थे और वह उसकी उम्मीदों पर खरा उतरा था। 20 साल की उम्र में क्यूई खेती की 5वीं परत तक पहुंच गया, जिससे वांग यंगफैन को अपने परिवार के सामने बहुत गर्व हुआ। हालांकि वांग यंगफैन को सिरदर्द इस बात से हुआ कि लू झेंग जू योरान को बहुत पसंद करता था और हमेशा उसे अपनी महिला मानता था।
उसे परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए उसने उसे आज दूसरे शहर में कर्ज वसूलने के लिए भेज दिया था। लेकिन किसी तरह उसे अभी भी खबर की भनक लग गई थी और वह जल्दी से वापस भाग गया। झेंग योरान का जियान फैन से विवाह जू परिवार के भविष्य से संबंधित है। आपकी चाची अन्य मामलों में समझौता कर सकती हैं, लेकिन इस मामले में आप लापरवाह नहीं हो सकते। जू योरान को पूरी तरह से दबाने के लिए वांग यनफेंग ने उसके भाग्य को बेकार जियान फैन से जोड़ने का दृढ़ संकल्प किया, जिससे उसका जीवन बर्बाद हो गया। हालांकि लू झेन की पीड़ा भरी अभिव्यक्ति को देखकर वह नर्म पड़ गई और सार्थक ढंग से बोली, आपकी चाची ने आपको केवल उनकी शादी में हस्तक्षेप करने से मना किया था, शादी पूरी होने के बाद कार्रवाई करने से नहीं। अगर किसी दुर्घटना से जियान फैन की मृत्यु हो जाती है तब भी आप योरान से शादी कर सकते हैं। यदि जू योरान विधवा हो जाती तो वे महान परिवार और शक्तिशाली लोग भी उसे स्वीकार नहीं करते। विधवा से कौन शादी करेगा? इसे कौन शर्मनाक नहीं मानेगा? मैं समझता हूँ, धन्यवाद चाची। लू झेन को अचानक एहसास हुआ, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने स्नैक्स का एक पैकेट दिया। चाची, ये बिलियू शहर की एक विशेषता है, स्नो क्रीम, आपकी पसंदीदा। मैं इसे विशेष रूप से आपके लिए वापस लाया हूँ। वांग यनफेंग ने धीरे से डांटा, आप हमेशा ठीक से खेती करने के बजाय दूसरों को खुश करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि उसने ये कहा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट ने उसकी खुशी को उजागर कर दिया। चाची को खुश करना मेरा कर्तव्य है, लू झेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जियान फैन को शादी की व्यवस्था करने में मदद करने जाऊंगा ताकि वे जल्द ही शादी कर सकें। आगे बढ़ो, कल जल्दी उठना मत भूलना। वांग यनफेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपकी चाची आपकी आत्मा की जड़ के पुनर्मूल्यांकन के लिए आपके साथ डिक्टेशन टॉवर तक जाएंगी। हाँ, लू झेंग ने सिर झुकाया और चेहरे पर मुस्कान लेकर चला गया। लेकिन जैसे ही वह वांग यनफेंग के कमरे से बाहर निकला, उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह एक भयावह नजर ने ले ली। जियान फैन द्वारा इस्तेमाल की गई किसी चीज से शादी करना। वह बूढ़ी औरत मजाक कर रही होगी। मैं, लू झेंग, केवल सर्वश्रेष्ठ चाहता हूँ। जब कल मेरी आत्मा की जड़ का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और यह पाया जाएगा कि वह ऊंची है, तो मैं जू योरान को जू परिवार के सभी लोगों के सामने वापस छीन लूंगा। अगली सुबह जल्दी, जू हवेली के पश्चिमी प्रांगण में एक साधारण कमरे में जियान फैन कमरे में आगे पीछे घूमता रहा, कभी कभी खिड़की से बाहर देखता रहा। उसकी आंखें खून से लथपथ थीं। सूरज क्यों नहीं उग रहा है? जियान फैन चिंतित महसूस कर रहा था। इस दिन के लिए उन्होंने 18 साल इंतजार किया था। उसने सोचा कि वह शांत है, उसकी भावनाएं बाहरी प्रभावों से अप्रभावित है तथा वो अंकुरित हो रहे बीज का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन अब जब दिन आ गया था तो उसने पूरी रात बेचैनी से भरी नींद के बिना बिताई थी। पिताजी ने मुझसे झूठ नहीं बोला, है ना? क्या ये बीज सचमुच जादुई है? क्या ये सचमुच मुझे बदल देगा? उसके दिमाग में अनगिनत विचार घूम रहे थे, जिससे जियान फैन घबराहट में गहरी सांसें ले रहा था। अचानक चमकदार रोशनी की एक किरण बादलों को चीरती हुई कमरे में प्रवेश कर गई। लगभग उसी समय जियान फैन ने स्पष्ट रूप से एक कर्कश ध्वनि सुनी, मानो कोई कठोर खोल टूट गया हो। बीज अंकुरित हो गया था। 18 साल बाद पुनर्जन्म का क्षण आ गया था। वह जल्दी से पैर मोड़कर बैठ गया, अपनी सांस रोक ली और अपने मन को एकाग्र कर लिया। खोल टूटने की आवाज उसके कानों में और तीव्र हो गई। पहले तो यह मच्छर की तरह शांत था, फिर बारिश की बूंदों की तरह इसकी आवाज तेज हो गई और अंत में यह युद्ध के ढोल की तरह बजने लगा। अंत में एक तेज गर्जना जो पहाड़ों को तोड़ने और पृथ्वी को विभाजित करने वाली लग रही थी, उसके कानों के ठीक पास फट गई, जिससे जियान फैन अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में उसने मिट्टी में एक कोमल टहनी फूटती देखी। ऐसा प्रतीत हुआ कि इसके उद्भव ने किसी सर्वोच्च अस्तित्व को परेशान कर दिया, जिसने इसे वापस भूमिगत कुचलने की कोशिश में विनाशकारी वज्रपात भेजे। कोमल अंकुर धीरे धीरे खुला और बिना किसी प्रयास के वज्र को अवशोषित कर लिया। इसके बाद ये नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से मजबूती से बढ़ने लगा। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 1 गज, 2 गज, 3 गज, 10 गज, 100 गज, 1000 गज। जियान फैन ने आश्चर्य से देखा कि कैसे एक बीज एक अंतहीन ऊंचे पेड़ में विकसित हो गया, जो वज्र को अपने पोषक तत्वों के रूप में उपयोग कर रहा था। यह महसूस करते हुए कि यह वृद्धि को रोक नहीं सकता, गड़गड़ाहट धीरे धीरे बंद हो गई। जब जियान फैन को लगा कि यह सब खत्म हो गया है, तो एक राजसी और शक्तिशाली गर्जना फूट पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शून्य प्राचीन कबीले के दिव्य वृक्ष को लेने की? आप जो भी हो, जहां भी हो, हम आपको ढूंढ लेंगे। हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। दहाड़ उसके कानों पर पड़ी, जिससे उसके सिर में दर्द होने लगा, मानो वह फट जाएगा और उसकी आत्मा अद्वितीय दिव्य शक्ति के नीचे टूटने वाली थी। संकट के उस क्षण में शून्य प्राचीन वृक्ष ने हरी रोशनी बिखेर दी, जो जियान फैन के शरीर में विलीन हो गई। फटने की अनुभूति धीरे धीरे गायब हो गई और हरी रोशनी के प्रभाव में उसके डेंटियन में एक आत्मा की जड़ बनने लगी। बाल बाल बचने के बाद जियान फैन का चेहरा पीला पड़ गया। वह कौन था? समय और स्थान से परे एक दहाड़ ने उसे लगभग नष्ट कर दिया।
और उन्होंने ये क्यों कहा कि यह वृक्ष शून्य प्राचीन कबीले का है? क्या यह उसे उसके पिता ने नहीं दिया था? काफी देर बाद वह अपने हृदय की तरंगों को शांत करने में सफल हो गया, फिर अवचेतन रूप से अपने पेट की ओर देखने लगा और अपनी आवाज में कांपने से खुद को रोक नहीं सका। आत्मा जड़, अब मेरे पास एक आत्मा जड़ है, वह बहुत खुशी से चिल्लाया। उन्होंने इस परिवर्तन के लिए 18 वर्षों तक प्रतीक्षा की थी और अंततः यह आ ही गया। तुरंत वह दुख से भरा हुआ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। पिताजी, क्या आपने ये देखा? आपके बेटे के पास अब आत्मा की जड़ है और वह अब से अपनी रक्षा कर सकता है। आप स्वर्ग में शांति से आराम कर सकते हैं। वह गहरी झुक गया, उसकी आंखें नम थीं। अपने पिता की मृत्यु से पहले उनकी सबसे बड़ी चिंता जियांग फैन की ताकत और उनके विकास के लिए सुरक्षा की कमी थी। अब उसके पास एक आत्मा जड़ थी। उसके पिता, जिन्होंने जीवन भर उसके बच्चे की रक्षा की, अंततः उसे बड़ा होते देख सके। काफी समय के बाद जियांग फैन शांत हो गया और उसने स्पिरिट रूट की सावधानीपूर्वक जांच की, लेकिन वह आश्चर्यचकित रह गया। पारदर्शी, उसकी आत्मा जड़ वास्तव में पारदर्शी थी, बिना किसी रंग के। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, नील, बैंगनी, काला, सफेद, लेकिन कोई भी पारदर्शी नहीं है। जू यिनिंग की स्पिरिट रूट नीली थी, जो छठी कक्षा की स्पिरिट रूट का प्रतिनिधित्व करती थी। किंवदंती में सबसे ऊंचा सफेद स्पिरिट रूट है, जो 9वीं कक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन पारदर्शी स्पिरिट रूट के बारे में कभी नहीं सुना गया था। ऐसा लगता है कि मुझे पुष्टि के लिए डिक्टेशन हॉल में जाना होगा, जियांग फैन ने खुद से कहा। इस महाद्वीप पर स्वर्गीय तंत्र हॉल नामक एक प्राचीन शक्ति थी तथा प्रसिद्ध ग्रीन क्लाउड संप्रदाय इसके 9 अधीनस्थ संप्रदायों में से एक था। उन्होंने हर शहर में एक डिक्टेशन टॉवर स्थापित किया था, सभी के लिए निःशुल्क स्पिरिट रूट डिक्टेशन प्रदान करना। यदि एक उत्कृष्ट स्पिरिट रूट का पता चला तो कोई डिक्टेशन टॉवर मास्टर के माध्यम से स्थानीय संप्रदाय में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकता है। उदाहरण के लिए, जू यिनिंग में छठी कक्षा की आत्मा की जड़ पाई गई, जिससे ग्रीन क्लाउड संप्रदाय के एक बुजुर्ग को चिंता हुई तथा उन्होंने उसे एक सच्चे शिष्य के रूप में स्वीकार करने का अपवाद बनाया। ऐसा कहा जाता था कि यदि किसी की प्रतिभा अद्वितीय है तो यह हेवनली मैकेनिज्म हॉल से किसी को सीधे भर्ती करने के लिए भी आकर्षित कर सकती है। लेकिन ये केवल अफवाह थी, क्योंकि लोनली बोट सिटी में डिक्टेशन टॉवर की स्थापना के बाद से हेवनली मैकेनिज्म हॉल द्वारा किसी को भी सीधे भर्ती नहीं किया गया था। स्वर्गीय तंत्र हॉल में प्रवेश करने के लिए किसी को 3 वर्षों तक 9 प्रमुख संप्रदायों में से किसी एक में आगे की खेती करनी होती थी, जिनमें से केवल सबसे उत्कृष्ट संप्रदाय को ही स्वर्गीय तंत्र हॉल द्वारा चुने जाने का मौका मिलता था। उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी पारदर्शी स्पिरिट रूट किस ग्रेड की होगी। उस पल जियांग फैन ने अचानक देखा कि रसीला शून्य दिव्य वृक्ष विशाल पारदर्शी फलों से भरा हुआ था। सबसे नीचे लटकने वाले फल में खेती की तकनीक को सील कर दिया गया। गहन स्तर की उच्च श्रेणी की मानसिक विधि, ड्रैगन सीकिंग स्क्रिप्चर, उद्धरण चिन्ह, तकनीक पर शिलालेख पढ़कर जियांग फैन चौंक गया। लोनली बोट सिटी में एक पुरानी शक्ति के रूप में जू परिवार के पास अपनी खजाना तकनीक थी, जो केवल पीले स्तर की मध्यम श्रेणी की तलवारबाजी थी, जो लोनली बोट सिटी में शीर्ष 10 तकनीकों में शुमार थी। जू परिवार के इतिहास में कई संकट दूसरों की लालसा से उत्पन्न हुए। एक एकल गहन स्तरीय उच्च श्रेणी तकनीक दुनिया को अराजकता में डुबाने के लिए पर्याप्त थी। उसने अपनी सांस रोक ली और पेड़ की ओर दौड़ा, कूदने और फल पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे वापस जमीन पर धकेल दिया। उसके मन में जानकारी का एक निशान उभर आया, केवल फाउंडेशन स्थापना चरण के लोग ही सबसे कम फल चुन सकते हैं। इसके तुरंत बाद उसके सामने की अंधेरी दुनिया धीरे धीरे खत्म हो गई और वह उस साधारण कमरे में लौट आया जिसमें वह रहता था। वह दंग रह गया, अभी अभी यह अनुभव एक सपने जैसा लगा, लेकिन उसके पेट में मौजूद स्पिरिट रूट ने पुष्टि की कि यह सब वास्तविक था। ड्रैगन सीकिंग स्क्रिप्चर, फाउंडेशन स्थापना चरण। जियांग फैन ने उत्साह से अपने होंठ चाटे और तुरंत फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हो गया। समय बर्बाद न करना चाहते हुए वह जू मैंशन से आधा चलते और आधा दौड़ते हुए निकला, जब तक कि वह सांस लेने के लिए हौंफते हुए डिक्टेशन टॉवर तक नहीं पहुंच गया। अभी सुबह का समय था और डिक्टेशन टॉवर अभी तक नहीं खुला था। युवा लड़कों और लड़कियों का एक समूह टावर के बाहर अपने परीक्षणों की प्रतीक्षा कर रहा था। झेंग, आज का पुनः परीक्षण, घबराओ मत, टावर मास्टर ने कहा कि पिछली बार आपने घबराहट के कारण खराब प्रदर्शन किया था। वांग यंगफेंग लू झेंग के साथ खड़े होकर टावर खुलने का इंतजार कर रहे थे। आपको कम से कम तीसरी कक्षा के शीर्ष स्तर का होना चाहिए था, लेकिन घबराहट ने आपको केवल तीसरी कक्षा के मध्यम स्तर के रूप में दिखाया। इस अंतर के कारण मैं जू परिवार से आपके लिए अधिक संसाधन सुरक्षित नहीं कर सका। लू झेंग ने जोर से सिर हिलाया। जू परिवार के संसाधन सीमित थे, जिनमें से अधिकांश जू यिनिंग को दिए गए तथा शेष प्रतिभा के अनुसार आवंटित किए गए। जू परिवार में कई लोगों की आत्मा जड़ें तीसरी श्रेणी की थीं। ग्रेड कम होने का मतलब था बहुत कम संसाधन प्राप्त करना, इसलिए इस पुनःपरीक्षण में उसे अपना वास्तविक स्तर दिखाने की आवश्यकता थी।
यदि आप तीसरी कक्षा के शीर्ष स्तर के रूप में परीक्षण कर सकते हैं तो मैं जू परिवार को अपवाद बनाने के लिए मनाने का एक तरीका ढूंढूंगा और आपको जू की तलवार तकनीक विकसित करने दूंगा। इस भतीजे के लिए वांग यंगफैन पूरी ताकत से काम करने को तैयार था, यहाँ तक कि वह जू परिवार के मूल रहस्यों को किसी बाहरी व्यक्ति को बताने की योजना भी बना रहा था। क्या लू झेंग बहुत खुश था। जू की तलवार तकनीक एक पीले स्तर का मध्यम श्रेणी का आक्रमण कौशल लोनली बोट सिटी की शीर्ष तकनीकों में से एक थी, जो केवल जू परिवार के मुख्य सदस्यों के लिए ही सुलभ थी। जू परिवार में 10 साल की कठिनाइयों को सहन करने के बाद आखिरकार उन्हें इसकी मूल तकनीकों को छूने का मौका मिला। उत्साह में उसने अपनी आंख के कोने से एक परिचित आकृति की झलक देखी और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। जियांग फैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियांग फैन ने शांति से एक नोट लिखा, आपके जैसा ही। जब तक उनका कौशल एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच गया तब तक उन्होंने जू हवेली से संदेह से बचने के लिए मुंह खोने का नाटक जारी रखने का फैसला किया। मेरे जैसा ही, हाँ। लू झेंग ने तिरस्कार से भरकर अपना सिर हिलाया। वह वहां उच्चतर स्पिरिट रूट पुनः परीक्षण के लिए गए थे। जियांग फैन का कई बार परीक्षण किया गया था, एक और पुनः परीक्षण का क्या मतलब था। उसने जियांग फैन के कंधे पर थपथपाते हुए ताना मारा। आत्मा की जड़ें जन्मजात होती हैं, यदि आपके पास यह है तो आपके पास यह है, यदि नहीं तो आपके पास नहीं है। एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीना, इसमें गलत क्या है। जो चीज आपको नहीं मिल सकती उसका पीछा क्यों करें। जियांग फैन ने चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच ली। उन्हें एक साधारण व्यक्ति क्यों बनना तय था जबकि अन्य को उच्च और शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट बनना पड़ा। इसी समय दरवाजे खुल गए। डिक्टेशन टॉवर मास्टर, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने दशकों तक एक ही काम किया था, सुन्ना और भावहीन लग रहा था जब उसने कहा, हमेशा की तरह उत्कृष्ट योग्यता वाले लोगों को खेती तकनीक पुरस्कार मिलेगा। सभी लोग उदासीन दिख रहे थे क्योंकि पुरस्कार उनकी पहुंच से लगभग बाहर थे। हाल के दशकों में पुरस्कार पाने वाली एकमात्र महिला जू यिनिंग थी, जिसकी 6ठी कक्षा की स्पिरिट रूट ने उसे येलो लेवल लो ग्रेड मेंटल मेथड उपहार में दिया था। उस मानसिक पद्धति से जू यिनिंग केवल 6 महीनों में क्यूई खेती की 8वीं परत तक पहुंच गई। यहाँ तक कि 6ठी कक्षा के स्पिरिट रूट को भी केवल निम्नतम स्तर की तकनीकी मिली, इसलिए अन्य लोगों ने आशा करने की भी जहमत नहीं उठाई। लेकिन जियांग फैन की आंखें चमक उठी, क्या कोई तकनीक उपलब्ध है। वह फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था। उसके पास एक मानसिक पद्धति होनी थी। मानसिक पद्धति विशेष रूप से अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए एक साधना तकनीक थी। तलवारबाजी या मुट्ठी कौशल और अन्य आक्रमण कौशल की तुलना में मानसिक पद्धति अधिक केंद्रीय और अधिक मूल्यवान थी। हर शक्ति अपनी मानसिक पद्धति को खजाने की तरह मानती थी और बाहरी लोगों को उसे छूने नहीं देती थी। डिक्टेशन टॉवर एकमात्र ऐसा स्थान था जहां एक साधारण व्यक्ति पुरस्कार के रूप में मानसिक विधि प्राप्त कर सकता था, लेकिन इसे प्राप्त करना बेहद कठिन था। जियांग फैन को इनाम मिलने का भरोसा नहीं था। आखिरकार उसे यह पता नहीं था कि पारदर्शी स्पिरिट रूट किस ग्रेड का होता है। भीड़ डिक्टेशन टॉवर में घुस गई। टावर के अंदर कई अलग अलग कमरे थे। टावर मास्टर ने जू परिवार के जियांग फैन और लू झेंग को बगल के कमरों में प्रवेश की व्यवस्था की। लू झेंग ने पूरे शरीर में आत्मविश्वास दिखाया, जियांग फैन की ओर देखा और एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा, बाद में मेरी आत्मा की जड़ के असली स्तर से डरो मत। उन्हें विश्वास था कि इस बार वे तीसरी कक्षा के शीर्ष स्तर के स्पिरिट रूट का पता लगा सकेंगे। इस प्रकार जू परिवार में उसकी स्थिति फिर से बढ़ जाएगी। तब तक जू योरान को छीनना आसान हो जाएगा। जियांग फैन ने कंधे उचकाए और कागज के एक टुकड़े पर लिखा, आइए इंतजार करें और देखें। उनमें आत्मा की जड़ भी थी, हालांकि यह पारदर्शी था। टॉवर मास्टर के आदेश से सभी लोग एक साथ जांच कक्ष में प्रवेश कर गए। ये जियांग फैन की चौथी यात्रा थी। पत्थर का दरवाजा बंद करने के बाद वह घबराए बिना नहीं रह सका और उसने कक्ष के मध्य में तैरते क्रिस्टल रूलर को देखा। इसमें 9 रंगीन चिन्ह थे जो ग्रेड 1 से 9 का प्रतिनिधित्व करते थे। जब कोई मार्शल कलाकार उस पर अपना हाथ रखता था तो स्पिरिट रूट क्रिस्टल रूलर पर संबंधित रंग को ट्रिगर कर देता था, जो स्पिरिट रूट के ग्रेड को दर्शाता था। पता लगाना बहुत सटीक था, कभी कोई त्रुटि नहीं हुई। गहरी सांस लेते हुए जियांग फैन क्रिस्टल रूलर के पास गया और उस पर अपना हाथ रख दिया। चर्चा। क्रिस्टल रूलर तुरंत थोड़ा कांप उठा। एक लहर धीरे धीरे आधार से उठी, लाल निशान तक पहुंची, फिर बिना रुके नारंगी निशान तक पहुंच गई। जियांग फैन का दिल थोड़ा आराम से बैठ गया। उन्हें हमेशा चिंता रहती थी कि उनकी पारदर्शी आत्मा जड़ किसी प्रकार की बेकार आत्मा जड़ हो सकती है जिसका कोई ग्रेड नहीं है। जल्द ही लहर पीले निशान तक पहुंच गई और फिर तेजी से हरे निशान तक पहुंच गई। जियांग फैन का दिल तेजी से धड़कने लगा। हरा रंग चौथी कक्षा की स्पिरिट जड़ का प्रतिनिधित्व करता है, जो पहले से ही लू झेंग के ग्रेड से अधिक है, जो लोनली बोट सिटी में एक दुर्लभ शीर्ष स्पिरिट जड़ है। लेकिन लहर रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा। यह नीले निशान से आगे निकल गया और नीले निशान तक पहुंच गया। जियांग फैन ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसका दिल जोर से धड़क रहा था।
छठी कक्षा की आत्मा की जड़ जू यिनिंग के स्तर तक पहुंच रही है। फिर भी लहर नहीं रुकी। बैंगनी 7वीं कक्षा, काला 8वीं कक्षा। जियान फैन का दिल उसके गले में था और वह सूखे मुंह को महसूस किए बिना नहीं रह सका। 8वीं कक्षा। उन्होंने वास्तव में लोनली बोट सिटी में सर्वोच्च रिकॉर्ड तोड़ते हुए 8वीं कक्षा हासिल की थी। चर्चा। लहर में अभी भी अपार गति थी और यह उच्चतम निशान सफेद तक पहुंच गई। 9वीं कक्षा। ये 9वीं कक्षा थी। जियान फैन की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसकी आंखें अनियंत्रित खुशी से भर गईं। वास्तव में उनमें 9वीं कक्षा की अभूतपूर्व आत्मा की जड़ थी। यह एक पौराणिक स्तर था। तथापि लहर अभी भी नहीं रुकी और बढ़ती रही। क्रिस्टल रूलर का अंत एक बड़ा खाली क्षेत्र था जिस पर कोई निशान नहीं था। लेकिन लहर बढ़ती रही और अंततः शासक से बाहर निकल गई, कक्ष से बाहर उड़ गई। इससे जियान फैन अचंभित रह गया। उसकी आत्मा की जड़ किस प्रकार की थी? उसने इसका पता लगा लिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने इसका पता नहीं लगाया था। लगभग उसी समय क्रिस्टल रूलर से लहर निकली। बगल के कक्ष में लू झेंग ने क्रिस्टल रूलर में तरंग को धीरे धीरे ऊपर उठते देखा, जैसे कोई घोंघा दीवार पर चढ़ रहा हो, और जब वह अंततः मध्य और ऊपरी तीसरी कक्षा के बीच महत्वपूर्ण बिंदु पर स्थिर हो गया तो उसका चेहरा बदसूरत हो गया। उठो, चलो उठो, लानत है! लू झेंग ने हताशा में चिल्लाते हुए क्रिस्टल रूलर को गुस्से से पीटा। उसने सोचा था कि तीसरी कक्षा के शीर्ष स्तर तक पहुंचना उसके लिए निश्चित है, लेकिन अंततः वह उससे बस एक बाल की दूरी पर ही पहुंच गया। इस अंतर का मतलब था कि उसके पास जू परिवार के संसाधनों तक कोई पहुंच नहीं थी, न ही वांग यिनफेन की वादा की गई जू की तलवार तकनीक तक। उस पल जियान फैन के क्रिस्टल रूलर में तरंग उसके कक्ष से बाहर निकली और लू झेंग के कक्ष के पास से गुजरी। शक्तिशाली उछाल ने लू झेंग के क्रिस्टल रूलर की लहर को खींच लिया, जिससे वह पुनः ऊपर चढ़ने लगा। ये हरे, नीले, बैंगनी और काले निशानों को पार कर गया। अंत में ये धीरे धीरे चढ़ा और सफेद निशान पर बस गया। सफेद निशान चमकने लगे और प्रकाश तीव्र होता गया। टावर मास्टर बांस की कुर्सी पर लेटा हुआ था, एक हाथ में कलम पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से आलस से रजिस्ट्री पलट रहा था। इस समय चैम्बर 3 का पत्थर का दरवाजा सबसे पहले जगमगा उठा, जिससे हल्की लाल चमक निकली। उन्होंने अपनी रजिस्ट्री में चैम्बर 3 पाया और उदासीनता से कहा, चैम्बर 3, झू परिवार की मिस झू, झू टिंग टिंग, प्रथम श्रेणी की निचली आत्मा जड़। जल्द ही अन्य कक्ष एक के बाद एक रोशन होने लगे। चैम्बर 7, यू वांग डोंग लियू फैमिली कॉमर्स के उत्तराधिकारी, प्रथम श्रेणी की ऊपरी आत्मा जड़। चैम्बर 1, चेंग फैमिली कैसल के युवा कैसल मास्टर, झेंग जियान क्यू, प्रथम श्रेणी की निचली स्पिरिट रूट। ... कई कक्षों के परिणामों को रिकॉर्ड करने के बाद टावर मास्टर ने बार बार अपना सिर हिलाया। अफसोस, लोनली बोट सिटी साल दर साल बदतर होती जा रही है। यदि जू यिनिंग अपनी हाल ही की छठी कक्षा की स्पिरिट रूट के साथ नहीं होती तो यहाँ डिक्टेशन टावर को नष्ट कर दिया जाता। अचानक लू झेंग के कक्ष में पत्थर के दरवाजे की सिलाई से एक सफेद रोशनी निकली। टावर मास्टर ने हैरान होकर अपनी आंखें रगड़ी। सफेद क्रिस्टल रूलर पर सफेद रंग दर्शाता है दुर्घटना। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी हरकत की ताकत से बांस की कुर्सी कई दर्जन फीट ऊपर उड़ गई। जब वह लू झेंग के कक्ष से आती चमकदार सफेद रोशनी को देख रहा था तो उसका बूढ़ा चेहरा अत्यधिक सदमे से भर गया था और आश्चर्य से 4 शब्द कह रहा था। 9वीं कक्षा प्रकट हो रहा है। जैसे ही उसके शब्द गिरे, सफेद रोशनी अचानक तेज हो गई, जैसे धधकते सूरज से चकाचौंध करने वाली चमक निकल रही हो, जिससे पूरा डिक्टेशन टावर शुद्ध सफेद हो गया। टावर उस प्रचंड सफेद रोशनी को रोक नहीं सका जो बादलों की परतों को चीरती हुई आकाश में फैल रही थी। जू परिवार, जू यिनिंग ने अभी अभी ध्यान समाप्त किया था। वह आध्यात्मिक ऊर्जा से घिरी हुई थी, उसकी आंखें तेज और चमकदार थीं। उसके बगल में जू झेंग्यान गर्व से खड़ा था। यिनिंग, तुमने क्यूई खेती की 9वीं परत को तोड़ दिया है। इतनी कम उम्र में हमारे लोनली बोट सिटी में यह अभूतपूर्व है। जू यिनिंग की भौहों पर गर्व का भाव था। आखिरकार छठी कक्षा की आत्मा की जड़ के साथ इतनी तेजी से खेती करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक बार जब मैं ग्रीन क्लाउड संप्रदाय में शामिल हो जाऊंगा और मध्यम या उच्च पीले स्तर की मानसिक पद्धति प्राप्त कर लूंगा तो मैं और भी तेजी से विकास करूंगा। अचानक उसने अपनी आंख के कोने से सफेद रोशनी की किरण देखी और दंग रह गई। पिताजी, वह क्या है? जू झेंग्यान भी इस शानदार दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कुछ देर तक इसे देखा और फिर कहा, यह डिक्टेशन टावर से है। क्या यह हो सकता है कि विश्व स्तरीय आत्मा की जड़ प्रकट हो गई हो? मैंने आपके दादाजी को ये कहते हुए सुना था कि कई साल पहले पड़ोसी बियुन शहर में 8वीं कक्षा की आत्मा की जड़ वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट हुआ था। पता लगाने के दौरान एक काली प्रकाश किरण आकाश में गिरी, ठीक वैसी ही जैसी हम अभी देख रहे हैं। काली रोशनी 8वीं कक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी, तो फिर सफेद किरण 9वीं कक्षा की होनी चाहिए। जू यिनिंग को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ जब वह अनजाने में अपने होंठ काटते हुए किरण को देख रही थी। वह बहुत गर्वित थी, लेकिन वह ये स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि लोनली बोट सिटी में किसी की आत्मा की जड़ उससे बेहतर है।
और वह भी कहीं बेहतर। धीरे धीरे लुप्त होती रोशनी को देखकर उसने अपने दांत पीस लिए, अपनी तलवार नीचे फेंक दी और डिटेक्शन टॉवर की ओर दौड़ते हुए कहा, मुझे देखना होगा कि यह कौन है। जू झेंगियान उसकी आवेगशीलता के बारे में चिंतित था, लेकिन वह इस असाधारण प्रतिभा की पहचान के बारे में भी बेहद उत्सुक था। इसलिए उसने उसका पीछा करने के लिए अपनी गति तेज कर दी। सफेद प्रकाश किरण के प्रकट होने के कारण पूरा लोनली बोट सिटी अराजकता में चला गया। अनगिनत मार्शल कलाकार पागलपन की हद तक डिटेक्शन टॉवर की ओर उमड़ पड़े, जो कई 100 वर्षों में एक बार होने वाले इस दृश्य को देखने के लिए उत्सुक थे। उनमें कुछ पुराने कबीले के नेता भी थे, जिन्हें लंबे समय से मृत मान लिया गया था, जो अब छिप नहीं सकते थे और दुनिया को बदलने वाले इस प्रतिभाशाली व्यक्ति का चेहरा देखने के लिए अपने एकांत को तोड़ दिया। बाहरी दुनिया उथल पुथल में थी। डिटेक्शन टॉवर के अंदर हंगामा मच गया। जासूस मार्शल कलाकार अपने कक्षों से बाहर निकले और लू झेंग के पत्थर के दरवाजे के चारों ओर भीड़ लगा दी, जिससे वे अद्वितीय सदमे से भर गए। टावर मास्टर उन्मत्त दिखाई दिया और लगातार बड़बड़ा रहा था। एक किंवदंती, मैंने एक किंवदंती देखी है। अपने जीवन काल में मैंने वास्तव में 9वीं कक्षा की पौराणिक आत्मा की जड़ देखी है। ये हमारे स्वर्गीय तंत्र मंडप के मंडप मास्टर की आत्मा जड़ के समान है। मुठियां भींचे एक युवक ने ईर्ष्या से कहा, टॉवर मास्टर, क्या 9वीं कक्षा सचमुच सबसे मजबूत है? टॉवर मास्टर ने उसे घूरकर देखा और नाक भान सिकोड़ी, बकवास। 9वीं कक्षा निश्चित रूप से सबसे मजबूत है। कुछ याद करते हुए वह अनिश्चित होकर रुक गया और कहा, वास्तव में एक प्रकार की आत्मा की जड़ है जो इस दुनिया में 9वीं कक्षा से भी आगे निकल जाती है। इसे अनंत की जड़ कहा जाता है। किंवदंती है कि यह छाया रहित और अदृश्य है तथा इसका रंग पारदर्शी है। इस प्रकार की आत्मा की जड़ 9वीं कक्षा से 10 गुना, यहाँ तक कि 100 गुना अधिक मजबूत होती है। लेकिन ऐसी आत्मा की जड़ केवल मिथकों में ही मौजूद है, वास्तविकता में इसका अस्तित्व ही नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अनंत की जड़ है? टॉवर मास्टर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, 9वीं कक्षा वह अस्तित्व है जिसे आप इस जीवन में देख सकते हैं। 9वीं कक्षा की प्रतिभा का सामना करने के अवसर का आनंद लें। एक बार जब वह बड़ा हो जाएगा तो आपको जीवन भर उससे एक नज़र भी प्राप्त करने का मौका नहीं मिलेगा। ये सुनकर युवक कड़वाहट से भर गया। केवल एक प्रतिभा मूल्यांकन ने उनकी भविष्य की स्थिति को श्रेष्ठ या निम्न के रूप में निर्धारित किया। एक आकाश में सच्चा अजगर था, दूसरा जमीन पर चींटी। ऐसी तुलना इतनी क्रूर कि यह निराशाजनक थी। बगल के कमरे में मौजूद जियान फैन ने स्वाभाविक रूप से इस हंगामे को नोटिस किया। कोई रास्ता नहीं, लू झेंग की आत्मा की जड़ 9वीं कक्षा की है। जियान फैन के चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। यदि उसके पास ऐसी प्रतिभा थी तो जू परिवार के संसाधनों का उपभोग करने के 10 साल बाद भी वह जू यिनिंग की 6ठी कक्षा से कमतर क्यों रह गया? जैसे ही उसने सोचा, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके क्रिस्टल रूलर ने एक बार फिर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रकाश की एक मंद गेंद रूलर से निकलकर उसके सामने आ गिरी। जब प्रकाश फैला तो पता चला कि ये 2 साधना तकनीकें थीं। ओह, क्या ये पुरस्कार मेरे लिए है? जियान फैन के दिल को खुशी महसूस हुई। उसने जल्दी से उन्हें उठाया और ध्यान से देखा। इनमें से एक पीले स्तर की उच्च मानसिक पद्धति थी जिसे शुद्ध पवन शास्त्र कहा जाता था। दूसरा एक पीले स्तर का उच्च आक्रमण कौशल था जिसे 7 स्टार स्वॉर्ड जुए कहा जाता था। लोनली बोट सिटी में उच्चतम स्तर की तकनीक केवल येलो लेवल मीडियम थी। उन्हें अप्रत्याशित रूप से एक साथ 2 पीले स्तर की उच्च तकनीकें प्राप्त हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनमें से एक मानसिक पद्धति थी जिसकी उसे तत्काल आवश्यकता थी। इतने उच्च पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मैं किस स्तर पर हूँ? जियान फैन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। जू यिनिंग को उसकी 6ठी कक्षा की आध्यात्मिक जड़ के साथ केवल पीले स्तर की निम्न मानसिक पद्धति से पुरस्कृत किया गया था। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, इन 2 तकनीकों और इस पारदर्शी आत्मा जड़ के साथ वह कम से कम समय में तेजी से प्रगति करेगा। उसने तकनीकों को सुरक्षित रूप से छिपा दिया और पत्थर का दरवाजा खोल दिया। खुलते दरवाजे की तेज आवाज ने अनगिनत दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। तो ये जियान फैन है। उसने मुझे डरा दिया। मैंने सोचा कि यह लू झेंग बाहर आ रहा है। क्या जियान फैन के आकलन से इस बार भी कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं दिखी? अफसोस, बस एक दीवार की दूरी पर एक अद्वितीय 9वीं कक्षा है, दूसरे में कोई आत्मा की जड़ नहीं है। अंतर बहुत बड़ा है। जू परिवार एक चमत्कारी जगह है। 10 साल तक आश्रय लेने से बर्बादी और अद्वितीय अजगर दोनों पैदा हो गए। हाँ, जियान फैन ने भौहें सिकोड़ी। वह उनसे बहस करना चाहता था, लेकिन इस पर विचार करने के बाद परेशान क्यों होना। 2 पीले स्तर की उच्च तकनीकों में चुपचाप प्रशिक्षण लेना और चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाना सही रास्ता था। वह अब अकेला था। अगर लोगों को उसका विवरण पता चल गया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इस प्रकार उन्होंने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, जियान फैन, तुम भी यहाँ हो। अंदर क्या स्थिति है? जू यिनिंग और जू झेंगियान आए और देखा कि जियान फैन भी मूल्यांकन से गुजर रहा है। जू यिनिंग ने अपने लाल होठों को काटा और तेजी से बोलने लगी। जियान फैन ने शांति से एक नोट पर लिखा,
लू झेंग के मूल्यांकन में 9वीं कक्षा की आत्मा की जड़ दिखाई दी। क्या जू यिनिंग का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया, कुछ कदम लड़खड़ाते हुए, इस वास्तविकता पर विश्वास करने में असमर्थ। असंभव, यह असंभव है। क्या ये सचमुच 9वीं कक्षा में जन्मा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है? इसके अलावा उसका पालन पोषण उनके अपने परिवार में हुआ था। उसका प्रबल अभिमान इस आघात को सहन नहीं कर सका और वह फूट फूट कर रोने लगी। जियांग फैन ने चुपचाप आह भरी। उन्हें हमेशा लगता था कि लू झेंग की आत्मा मूल मूल्यांकन में कुछ समस्या थी, इसलिए उन्होंने सहजता से उसे सांत्वना देते हुए लिखा, शांत रहें और खेती जारी रखें, भविष्य की प्रतीक्षा करें। जू यिनिंग ने उस पर नजर डाली। उसे लगा कि यह जियांग फैन का उसके प्रति व्यंग्य था और गुस्से में कहा, मुझे रोते हुए देखकर तुम्हें खुशी होती है ना? आपको लगता है कि मेरे द्वारा आपके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अपना प्रतिशोध है ना? चाहे कुछ भी हो, मैं 6ठी कक्षा का प्रतिभाशाली छात्र हूँ, आपसे 100 गुना 1000 गुना बेहतर। मुंह की बर्बादी। जियांग फैन अवाक रह गया। वह गुस्से में थी, लेकिन उस पर गुस्सा क्यों निकाला? सचमुच आभारी नहीं की तरह एक कुत्ता एक अच्छे व्यक्ति के दिल को जाने बिना लू डोनबिन को काट रहा है। इस समय टॉवर मास्टर, जिसने जू झेंगियान के आगमन को भी देखा था, अविश्वसनीय रूप से दयालु मुस्कान के साथ तुरंत दौड़कर आया। भाई जू, बधाई हो, बधाई हो। जू झेंगियान खुश था। डिक्टेशन टॉवर मास्टर आमतौर पर कभी किसी का चेहरा नहीं दिखाता था, केवल सिटी लॉर्ड को देखकर हल्का सा मुस्कुराता था। अचानक इतनी दयालुता दिखाते हुए उसे भाई जू कहकर उसे ऐसा हल्का महसूस हुआ मानो वह हवा में चल रहा हो। इसके बाद लोनली बोट सिटी का सबसे मजबूत व्यक्ति सिटी लॉर्ड ये जिफेंग भी मुट्ठी बांध कर आया। फैमिली ही जू, बधाई हो। जू मैंशन ने एक सच्चा ड्रैगन पैदा किया। ये जिफेंग का मुश्किल से मुस्कुराता चेहरा देखकर जू झेंगियान को और भी अधिक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सपना देख रहा हो। एक बार की बात है, वह भारी उपहारों के साथ ये जिफेंग गए थे, लेकिन उन्हें बाहर कर दिया गया और कोई दर्शक नहीं मिला। अब वह सक्रिय रूप से ईर्ष्या और जलन के साथ सद्भावना व्यक्त करने लगा। कई एकांतप्रिय बूढ़े राक्षस, जिन्हें जू झेंगियान को अत्यंत सम्मान के साथ संबोधित करना था, भी विनम्रतापूर्वक उनके पास आए और अपने पूर्वजों और जू परिवार के बीच संबंधों के बारे में बात की। ऐसा लग रहा था मानो रातों रात जू परिवार एक अस्पष्ट पतनशील परिवार से लोनली बोट सिटी के सबसे हॉट पहले परिवार में बदल गया। जू झेंगियान काफी देर तक अचंभित रहा, फिर धीरे धीरे शांत हो गया। वह समझ गया कि यह सब लू झेंग की बदौलत था। वांग यंगफैंग गर्व से आगे बढ़े, पति, क्या आपको याद है कि जब मैंने खेती के लिए झेंग को जू परिवार में लाने पर जोर दिया था तो आपने क्या कहा था? ये सुनकर जू झेंगियान का चेहरा अपराध बोध से भर गया। उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया था। आखिरकार जू परिवार के संसाधन सीमित थे, उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति को देने का मतलब उनके अपने लोगों के लिए कम होगा। वांग यंगफैंग की हताश अपील पर वह अनिच्छा से सहमत हो गए। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लू झेंग इतना होनहार होगा। मैं उस समय अंधा था, ये सब आपकी बदौलत संभव हुआ, मेरी भाग्यशाली पत्नी, कि हमारा जू परिवार झेंग इस भविष्य की अद्वितीय प्रतिभा से जुड़ सका। जू झेंगियान ने बेहद आभारी महसूस करते हुए वांग यंगफैंग को गले लगा लिया। वांग यंगफैंग का चेहरा महिमा से भरा था। वास्तव में उस समय बियून शहर का वह 8वीं कक्षा का प्रतिभाशाली छात्र सीधे स्वर्गीय तंत्र मंडप में प्रवेश करता था और बाद में इसका वाइस पवेलियन मास्टर बन गया। हमारा झेंग 9वीं कक्षा का प्रतिभाशाली छात्र है। स्वर्गीय तंत्र मंडप जल्द ही उसे भर्ती करेगा। मेरा झेंग की मदद से आपका जू परिवार नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। जू झेंगियान अपने विचारों में बह गया था। लू झेंग की 9वीं कक्षा की आत्मा की जड़ ने न केवल उसका भाग्य बदल दिया, बल्कि पूरे जू परिवार को बदल दिया। कुछ ही समय बाद सभी की प्रत्याशा के बीच लू झेंग ने अंततः पत्थर का दरवाजा खोला और आत्मविश्वास से बाहर निकल गया। वह जू झेंगियान के सामने आया, एक घुटने पर बैठ गया और बोला, धन्यवाद चाचा, आपके वर्षों के पालन पोषण के लिए। मैंने आपको निराश नहीं किया है। मेरे आकलन से 9वीं कक्षा की आत्मा की जड़ का पता चला है। एक पल के लिए हर कोई जू झेंगियान से ईर्ष्या करने लगा। कोई नहीं जानता था कि ऐसे स्वर्गीय प्रतिभाशाली व्यक्ति को पाने के लिए कितनी किस्मत की आवश्यकता होगी। जू झेंगियान ने श्रेष्ठ होने का नाटक करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से उसकी मदद करते हुए कहा, ये काम नहीं करेगा झेंग, तुम 9वीं कक्षा के प्रतिभाशाली छात्र हो। मैं तुम्हारे चाचा इस घुटने टेकने के लायक कैसे हो सकता हूँ? जल्दी से खड़े हो जाओ। लू झेंग अभूतपूर्व रूप से प्रसन्न महसूस कर रहे थे। अतीत में वह हमेशा जू झेंगियान के सामने सावधानी से बोलता और काम करता था। थोड़ा सा भी गलत बोलने पर उसे फटकार लग जाती थी। अब जू झेंगियान उसे एक देवता के रूप में पूजता था और टॉवर मास्टर, लोनली बोट सिटी के सिटी लॉर्ड और विभिन्न परिवारों के कुछ पुराने राक्षस सभी एक अच्छा रिश्ता स्थापित करने की उम्मीद में उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे। इससे उसे, जो लंबे समय से नीचे था, अजय महसूस हुआ, जैसे कि वह 9 परत वाले स्वर्ग से दुनिया को देख रहा हो। हालांकि अपनी आंख के कोने से उसने जियांग फैन का सिलहुट देखा। सभी ने उनकी 9वीं कक्षा की आत्मा की जड़ की प्रतिभा को नमन किया।
केवल जियांग फैन ने अपनी आस्तीन में हाथ डालकर न तो श्रद्धा दिखाए और न ही भय। इससे वह बहुत नाराज हुआ। एक बेकार मूक, उसने उसे क्यों नहीं झुकाया? जियांग फैन, क्या तुम आश्वस्त नहीं हो? लोनली बोट सिटी के सभी ताकतवर लोगों, सभी बड़े लोगों और सभी मार्शल कलाकारों के सामने उन्होंने अपना प्रश्न दृढ़ता से रखा।